India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सांसद अकबर लोन के जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान समर्थन नारे पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्ती। कहा, लोन हलफनामे पर शपथ ले कि जम्मू कश्मीर भारत का है हिस्सा। केंद्र ने भी लोन से माफी मांगने को कहा। ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अमान्य शादी से जन्मे बच्चे भी हैं वैध। बच्चे होंगे पैतृक संपत्ति के हकदार, बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार। अनुराग ठाकुर परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर को तक स्थगित। कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस को और स्थगन नहीं दिया जाएगा। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे चाहता है कि एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन एक हलफनामा दायर करे जिसमें लोन बिना शर्त ये स्वीकार करे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। साथ ही साथ लोन के वकील सिब्बल ने भी इस बात पर रजामंदी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में प्रमुख याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद मोहम्मद अकबर लोन से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें लोन बिना शर्त ये स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। कश्मीरी पंडितों के संगठन रूट्स इन कश्मीर ने संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। लोन के बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग की थी कि अदालत को उन्हें हलफनामे पर यह बताने के लिए कहना चाहिए कि क्या उन्होंने भारत की पूर्ण संप्रभुता को स्वीकार किया है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी कृत्यों की निंदा की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तब प्रत्युत्तर के दौरान लोन से जवाब मांगा। पीठ ने दोपहर को रिजॉइंडर प्रस्तुतिकरण के दौरान इस मुद्दे को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के सामने रखा। All of humans now get into the habit of again citing SCRs. SCR is now digital. We have already got an e-SCR. Hopefully in the next few weeks we'll have a digital SCR. A digital SCR is exactly as it appears in the volume, while the e-SCR of course is an electronic copy, and we have updated the head notes right up to probably the last month or so now. I'm not sure exact date, but we are pretty much now abreast. So we have a regular authorized reporting of reporter of the Supreme Court. सिब्बल ने इस मामले में लोन का प्रतिनिधित्व किया था। जस्टिस संजय किशन कौल ने सिब्बल से कहा, वे कहते हैं कि आपके पहले याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन ने कुछ ऐसा कहा है जो मेल नहीं खाता। सिब्बल ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है, कौन सी परिस्थितियों में कहा है, तो क्या ये दर्ज किया गया है? आप उनसे हलफनामा मांगे। मैं उनके लिए खड़ा नहीं हूँ या उन्होंने क्या कहा है अगर उन्होंने ऐसा कहा है। But that exercise is irrelevant. It is a sui generis power given only in one article to the highest constitutional. That's not the position. Yes, Mr. Jachnani.
सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, मिस्टर सिब्बल, क्या हम ये माने कि मिस्टर लोन बिना शर्त भारत की संप्रभुता स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? सिब्बल ने जवाब दिया, वो आज संसद के सदस्य हैं, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है, वो भारत के नागरिक हैं, वो अन्यथा कैसे कह सकते हैं? और अगर किसी ने मेरे स्तर पर ऐसा कहा है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। सीजीआई ने तब कहा, मिस्टर सिब्बल, जब वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारी Some of them who merged into larger administrative units didn't have to do that, Mulus, because then they were represented by the larger administrative units. So my learned friend, the solicitor, is right that many of them, princes, did not merge because they were merged with other larger administrative units. So it was an entirely asymmetric way of actually getting them all together in 17 days. It was a Herculean task. अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हैं तो वो अनिवार्य रूप से संविधान का पालन करते हैं। हम उनसे ये चाहते हैं कि वो बिना शर्त स्वीकार करे कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वो भारत के संविधान का पालन करते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। सीजीआई ने कहा, हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि वो हमारी अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करने को तैयार हैं कि वो भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह निष्ठा रखते हैं और ये कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एसजी ने कहा, उन्हें ये कहने दीजिए कि वो आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी नागरिक को ऐसे दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सीजीआई ने कहा, हम मिस्टर लोन के लिए भी आपकी बात सुनेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वो हमारी अदालत में आए हैं, हम उनकी दलीलें सुनने के लिए बाध्य हैं। हम यहाँ केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पास हर कोई है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। कल उनसे एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहें। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी ने तब कहा कि अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग करने वाले व्यक्ति को संविधान में विश्वास होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अवैध शादी से पैदा हुई संतान को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हक है। माता पिता की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है जितना अवैध शादी से पैदा हुए बच्चे का होता है। अदालत के सामने ये कानूनी मुद्दा आया कि क्या अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार है या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों पर अधिकार रखते हैं। रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे भी अपने माता पिता की अर्जित और पैतृक संपत्ति के हकदार होंगे। ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी। शीर्ष अदालत ने 2011 से लंबित पड़ी एक याचिका का निपटारा करते हुए ये व्यवस्था दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 उपधारा 3 का भी दायरा बढ़ा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि अमान्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी उनकी माता पिता की अर्जित और पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। अदालत ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाते हुए नई व्यवस्था दी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(1) और 16(2) के अंतर्गत आने वाले बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिले। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे समाज सहित हर समाज में वैधता के सामाजिक मानदंड बदल रहे हैं। जो अतीत में नाजायज था वह आज जायज हो सकता है। सामाजिक सहमति से वैधता की अवधारणा जन्म लेती है, जिसे आकार देने में तमाम सामाजिक समूह अहम भूमिका निभाते हैं। बदलते समाज में कानून स्थिर नहीं रह सकता। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी शादी को 2 आधार पर अमान्य माना जाता है। एक शादी के दिन से ही और दूसरा जिसे कोर्ट डिक्री देकर अमान्य घोषित करते। हिंदू उत्तराधिकार कानून के आधार पर अमान्य शादियों में जन्मी संतान माता पिता की अर्जित संपत्ति पर दावा कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उनका ये फैसला केवल हिंदू मिताक्षरा कानून के तहत ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्तियों पर ही लागू होगा। अदालत के सामने ये कानूनी मुद्दा आया कि क्या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं
या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों पर सहदायिक अधिकार रखते हैं। अदालत ने 2011 में कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये साफ है कि अमान्य विवाह से पैदा हुई संतान केवल अपने माता पिता की अर्जित संपत्ति पर अधिकार का ही दावा कर सकती है। हालांकि नई बेंच शीर्ष अदालत के पहले के निष्कर्षों से असहमत थी कि ऐसे बच्चों को अपने माता पिता की पैतृक संपत्तियों में कोई अधिकार नहीं होगा। अदालत ने 18 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत ऐसे बच्चों का हिस्सा केवल उनके माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इन सवालों को 31 मार्च 2011 को बड़ी बेंच को भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेता वृंदा करात और के.एम. तिवारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ जनवरी 2020 में चुनावी रैलियों के दौरान भाषण और कथित नफरत भरे भाषण के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। हालांकि अदालत ने मामले को 1 महीने बाद फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को और स्थगन नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ करात और तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया था और जिसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने नोटिस जारी किया था और अप्रैल में दोनों की विशेष अनुमति याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा था। जस्टिस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख यानी मंगलवार 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के ध्यान में 9 जनवरी का आदेश भी लाया। इस आदेश के द्वारा सुनवाई के पहले ही दिन अदालत ने इस याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील को पेशेवर कदाचार के लिए 5 साल के लिए लॉ प्रैक्टिस से निलंबित करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा है, क्योंकि ये पता चला था कि वकील ने संपत्ति से संबंधित मामले में अपने ही क्लाइंट से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की थी और बाद में संपत्ति बेच दी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ बीसीआई के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पेशेवर कदाचार के कारण वकील को प्रैक्टिस से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया था। अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि बार काउंसिल ने पाया कि पेशेवर कदाचार का मामला है। केस ये है कि अपीलकर्ता ने संपत्ति के संबंध में अपने ही मुवक्किल से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ली, जो उस मुकदमे का विषय था जिसमें अपीलकर्ता अपने इस क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके अलावा अपीलकर्ता ये दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि उसके द्वारा प्राप्त प्रतिफल का भुगतान उसके क्लाइंट को कर दिया गया। अनुशासनात्मक समिति के समक्ष वकील का जवाब इस प्रकार था। प्रतिवादी का कहना है कि वह रियल एस्टेट एजेंट के रूप में संपत्तियों को बेचने और खरीदने के लिए रियल एस्टेट के व्यवसाय के रूप में भी काम कर रहा था। इस प्रकार प्रतिवादी ने अपनी आधी साइट बेचने की व्यवस्था की और ऐसे में बता दें आपको कि प्रतिफल राशि का भुगतान उसे नकद में किया और उसने संपत्ति की बिक्री के लिए प्रतिवादी को 2% कमीशन का भुगतान किया और ये एक वकील के रूप में नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता के उपरोक्त बयान से पता चलता है कि वह एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करते हुए एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रहा था और ये कदाचार की श्रेणी में आता है। अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि अधिवक्ताओं पर किन हालातों में पेशेवर कदाचार का मामला बनता है। सुनिए।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए एक एडवोकेट को 5 साल के लिए ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में सस्पेंड कर दिया है। एडवोकेट ने खुद को रियल एस्टेट एजेंट की तरह दर्शाया और प्रॉपर्टी रिलेटेड केस में खुद ही पावर ऑफ अटर्नी लेकर अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी बेच दी एंड कंसिडरेशन अमाउंट अपने पास रख लिया। प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना लीगल प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। सेक्शन 49 चैप्टर 6 बार काउंसिल रूल्स कहते हैं कि कोई भी एडवोकेट फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकते और अगर है तो वो एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक एम्प्लॉय है। इसके अलावा कोई भी एडवोकेट किसी बिजनेस में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते लेकिन स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। एक एडवोकेट ना तो सॉलिसिट वर्क कर सकते हैं ना ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। उन्हें सर्कुलर्स, एड्स, मिडिलमैन, पर्सनल मैसेजेस, इंटरव्यूज या केसेस से जुड़े पब्लिकेशन के लिए तस्वीरें लगाकर अपना प्रचार करना नहीं चाहिए जिसमें स्पेशली वो खुद शामिल हो। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उस याचिका का विरोध किया गया जिसमें मस्जिद परिसर से संबंधित अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने 8 सप्ताह का समय मांगा है। मस्जिद समिति ने अपने आवेदन में कहा है कि एएसआई मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है क्योंकि एएसआई को मस्जिद परिसर के अंदर मलबा या कचरा हटाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। अपने आवेदन में एएसआई ने मलबा आदि हटाने के बाद सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव दिया है। आवेदन में कहा गया है कि एएसआई को किसी भी मलबे या कचरे की सफाई के बाद सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। मस्जिद समिति के आवेदन में आगे दावा किया गया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की पश्चिमी बैरिकेडिंग के अंदर मौजूद मलबे या मिट्टी को हटाने और मलबे को दूसरी जगह लाकर इकट्ठा करने से मस्जिद की इमारत के लिए खतरा हो सकता है और इसके कारण ये ढह सकती है। आवेदन में आगे कहा गया कि एएसआई के अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी एचसी में उनके द्वारा दायर हलफनामे के विपरीत सर्वेक्षण कार्य कर रही हैं जो कि हाई कोर्ट के 3 अगस्त 2023 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2023 के खिलाफ आदेश के खिलाफ है। मस्जिद समिति ने उसके आवेदन में वाराणसी कोर्ट से एएसआई को सर्वेक्षण करने के लिए और समय न बढ़ाने के इस संबंध में एएसआई की याचिका खारिज करने का आग्रह किया है। एएसआई वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है और ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूदा संरचना पर किया गया था या नहीं। एएसआई करीब 30 दिन पहले ही परिसर का सर्वेक्षण कर चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.